नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। प्रधानमंत्री ने 50 दिन मांगे थे। जी, जिक्र हम नोटबंदी का कर रहे हैं और आज 100 दिन हो चले हैं। तो हमें लगा कि रियलिटी टेस्ट किया जाए, पूछा जाए, जाना जाए, शहर दर शहर घूमा जाए, संवाददाता निकल पड़े। क्या निकला देखिए जरा। आज सुबह भी गए हैं कॉर्पोरेशन ब्रांच में, नहीं थे पैसे। दोबारा होगी मैम, काफी दिक्कत हो रही है, काफी लाइन लगने लगी। कैसे के लिए तो अभी मुझे लगता नहीं कि सॉल्व हुई है। एटीएम नाम के है लेकिन वहाँ पैसा कोई नहीं है, मतलब किसी में कैश है ही नहीं। मैं शादरा से आ रहा हूँ, कम से कम मैंने 10 एटीएम में देख लिया, पर 10 एटीएम में कोई भी कैश नहीं है, नो कैश आया है मेरे पास। मॉर्निंग से निकला हूँ, मेरे को कुछ अर्जेंट काम था लेकिन कैश नहीं है। किसी भी एटीएम में पेमेंट है ही नहीं। सेक्टर 16 से आप देखोगे तो कोई एटीएम वर्किंग नहीं है। मैं गया, मैं 3 में एटीएम में कैश नहीं था। ये लंबी लाइन, फिर से वही लाइनों का चक्कर हमें पड़ा। सुबह से 10 एटीएम में चक्कर काटा लेकिन किसी में पैसे भी नहीं है। आते हैं सर, अब यहाँ पे कैश ही नहीं मिलता, यहाँ पे ये खत्म हो जाता है इसमें। तो जितनी बार भी आई हूँ मैंने कभी नहीं देखा कि इनमें कैश हो। नहीं, अभी तो सर कोई दिक्कत नहीं आ रही है। नो प्रॉब्लम ऑफ कैश, नो स्कैर्सिटी ऑफ कैश। 100 का नोट भी है, 500 का भी डला हुआ है। आई थॉट कि आई विल गेट मनी, बट हियर आई रियली मनी होपलेस। किसी बोला है नोट भेज जाएगा अच्छे। कार्ड डाल रहे हैं, 2 बार डाल दिया लेकिन कैश नहीं निकल रहा बीच में से एटीएम से। अभी सुबह आया था 11 बजे, 60-70 बंदे की लाइन थी। अभी दूसरे बैंक में गया था SBI में, वहाँ पे कोई एटीएम की कोई फैसिलिटी नहीं है। 1-2 एटीएम है। एक ICICI बैंक में वहाँ पर ऑलवेज लिखा हुआ है नो कैश। हम जिक्र नहीं करेंगे, वो 50 दिन की बात थी, या 100 दिन का जिक्र है। जिक्र होगा उस सच का जिस सच से ये समूचा देश आंख चुराए रहता है। कई सारे मुद्दे हो सकते हैं, तो दस्तक में बात आज उस सच का सामना करने की आप में होनी चाहिए, जिसमें अगर हम ये आपको जानकारी दे दें कि इस देश में मौतें तो सिलसिले लेकर बहुत तरीके से होती है, लेकिन जो सांस आप ले रहे हैं, सांस के साथ जो आपके शरीर में जा रहा है, इस देश में हर सेकंड 20 लोगों की मौत हो जाती है। डरिएगा मत इस रिपोर्ट को देखते वक्त, लेकिन देखिए इसे जरूर। ये मौत का आंकड़ा है, सिर्फ 1 बरस में 10,90,400 लोगों की मौत। जी, ये कल्पना के परे है कि ये प्रदूषण से होती मौत का सच है, भारत का सच, जो दुनिया में नंबर 1 पर पहुंच चुका है। चीन भी पीछे छूट रहा है, क्योंकि भारत में बढ़ते प्रदूषण से मौत इतनी आसान हो चली है कि सांसों में ऑक्सीजन की जगह मौत ही शरीर में समा रही है। और प्रति सेकंड 20 लोगों की मौत भारत में प्रदूषण की वजह से हो रही है। लेकिन कोई योजना, कोई नीति किसी सरकार के पास नहीं कि बढ़ता प्रदूषण रोका कैसे जाए। 2017 की स्टेट ऑफ ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार 2015 में दुनिया भर में प्रदूषण से 40,24,000 मौत हुई, जिसमें सिर्फ चीन और भारत के ही 21 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। लेकिन भारत के लिए खतरे की घंटी इसलिए सबसे भयानक है क्योंकि बीते 25 बरस के दौर में जब दुनिया विकास के आधुनिक रास्ते चल पड़ी, भारत ने भी बाजार अर्थव्यवस्था को 1991 में अपना लिया, तो उसके बाद से कटते पेड़, बढ़ते कंक्रीट के जंगल, जमीन के नीचे कम होता पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधा के नाम पर कार्बन की बढ़ती मात्रा, और इन सब के बीच अभी भी कोयला और लकड़ी को जलाकर पैदा होती ऊर्जा ने भारत में प्रदूषण की मात्रा उसी दौर में बढ़ा दी जब दुनिया प्रदूषण कम करने में लगी हुई है, और हर जगह प्रदूषण कम हो रहा है। आलम यह है कि 1990 से 2015 के बीच भारत में प्रदूषण 48% की रफ्तार से बढ़ चुका है, जबकि चीन की रफ्तार कमते कमते 17.22% पर आ गई है। लेकिन मुश्किल सिर्फ बढ़ते प्रदूषण की नहीं, मुश्किल तो यह है कि इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड एवोल्यूशन और हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट का मानना है कि पूरी दुनिया में प्रदूषण की रफ्तार से दुगनी रफ्तार भारत की है। यानी दुनिया की औसत रफ्तार 22%, तो भारत की 48%। और हालात पर काबू नहीं पाया गया, यानी प्रदूषण रोकने की कोई ठोस नीति अगर भारत ने नहीं अपनाई, तो खास तौर से गरीबी से जूझते हिंदुस्तान की जो तस्वीर दुनिया बार बार देखती, और भारत में भी उस पर सवाल राजनीतिक तौर पर उठाए जाते हैं, और जिन ग्रामीण आदिवासी इलाकों में खनन की लूट होती है, प्रकृति के साथ खुले तौर पर खिलवाड़ हो रहा है, ऐसे में मौत की रफ्तार अगले 10 बरस बाद 20 लाख प्रति वर्ष तक पहुंच सकती है। यानी हवा में घुलता धुआं,
फैलता कार्बन और हमेशा खुले तौर पर सीमेंट, बालू, बजरी से जारी कंस्ट्रक्शन का बेरोक टोक चलना, गाड़ियों की आवाजाही, पेट्रोल से निकलता धुआं, फ्रिज और एसी का इस्तेमाल, सब कुछ विकास का ऐसा प्रतीक बन चुका है जिसके पीछे मौत छुपी है, यह कोई नहीं देख रहा। और भारत इसमें कितना आगे निकल चुका है, यह इससे भी समझा जा सकता है कि एशिया, यूरोप और अमेरिका में प्रदूषण से कुल मौत 7 लाख हुई और भारत में प्रदूषण से 2015 में मौत 10,90,400 हुई। ये एक ऐसा सच है जिसका सामना तो हर दिन हम हर सेकंड करते हैं, बावजूद इसके कोई चिंता नहीं, बेफिक्री है। कहीं चुनावी घमासान है और कहीं सत्ता पाते हुए जेल पहुंच जाने का एक सच भी है। तो आइए आज जेल का सच भी समझ ले। शशिकला की रात आज जेल में गुजरेगी, लेकिन इस देश का सच जेल को लेकर है क्या? कैदी नंबर 10,711 और कैदी नंबर 10,712 शशिकला और इलावरासी। जयललिता की सहायक शशिकला और शशिकला की सहायक इलावरासी। तो जयललिता तो हर मौत के साथ मुकदमे से मुक्ति पा चुकी है, लेकिन शशिकला और इलावरासी आज उसी जेल में रात गुजारेंगी जिस जेल में 3 बरस पहले जयललिता ने रात गुजारी थी। तो क्या जेल का मतलब सिर्फ सत्ता से दूर होना है, जेल में रहकर सत्ता को रिमोट से चलाना है, या फिर करप्ट नेताओं के लिए जेल भी पिकनिक सरीखी हो जाती है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जेल में शशिकला को एक सहायक मिलेगी। टीवी कमरे में होगा, हाँ चारपाई पर सोना होगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर मोबाइल या फोन से बात करने की सुविधा जेल प्रशासन अपने अनुसार दे सकता है। ऐसे में शशिकला का जेल पहुंचना और आरजेडी के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को सिवान जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल में हफ्ते भर के भीतर भेजने के फरमान में अंतर क्या है? क्योंकि शहाबुद्दीन सिवान जेल में पिकनिक मना रहे थे तो तिहाड़ जेल भेजने का फैसला लिया गया और शशिकला को कमोबेश कुछ वैसी ही सुविधा बेंगलोर जेल में मिलेगी जो शहाबुद्दीन को सिवान जेल में मिली। और कैदी की पहचान अगर सत्ता से जुड़ी हो तो फिर शशिकला का रिमोट आने वाले वक्त में कैसे तमिलनाडु की सत्ता चलाएगा, इसका इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि दूसरी तरफ शहाबुद्दीन की तूती तो सिवान जेल में रहते हुए कितनी बोलती थी, यह इससे भी समझा जा सकता है कि तेजाब कांड में 3 बेटों को गंवाने वाले चंदा बाबू को भी शहाबुद्दीन से जान का खतरा और पत्रकार राजदेव रंजन की विधवा आशा रंजन को भी शहाबुद्दीन से ही जान का खतरा। यानी सिवान जेल में बैठे बैठे शहाबुद्दीन की तूती बोलती है। जो आज सिवान जेल में कैद हैं, उनको यहाँ दिल्ली के तिहाड़ जेल में ट्रांसफर किया जाए और उनके आगे के ट्रायल्स जो हैं, जितने भी ट्रायल्स उनके बाकी हैं, वो सब वीडियो कॉन्फ्रेंस से यहाँ दिल्ली से ही कराए जाएंगे। लेकिन कैदी वीआईपी ना हो तो कैदियों के साथ कैसा सलूक होता है, ये दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में बनाए गए आदर्श जेल के हालातों से समझा जा सकता है। याद कीजिए, कुछ महीनों पहले ही एक स्टिंग आया था कासना जेल का। इस जेल में क्या होता है, जब ये सामने आया तो हड़कंप मच गया। जरा उसकी एक तस्वीर देखिए। यानी पैसा है तो जेल में सुविधा की कोई कमी नहीं, और शहाबुद्दीन हो या शशिकला, दोनों के पास पैसे की कोई कमी नहीं। और पैसा नहीं तो बिना जुर्म के कब तक जेल में रहना पड़ जाए कहा नहीं जा सकता, क्योंकि देश की जेलों का सच तो यही है कि हर 10 कैदी में से 7 अंडर ट्रायल है। 5,000 से ज्यादा कैदी जमानत पर है लेकिन जेल में है क्योंकि पास में रुपए नहीं है। हर 5 घंटे में एक कैदी की मौत हो रही है। 22% कैदी जेल से छूटने के बाद गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं और जेल मैनुअल के तहत मिलने वाला खाना भी कैदियों को नसीब नहीं होता। लेकिन अगर आप कैदी नंबर 10,711 है तो फिर आपके लिए सुविधा है और सत्ता को रिमोट से चलाने की ताकत भी है। लेकिन क्या हकीकत, क्या फसाना। सच तो अब यह भी हो चला है कि जो पोएस गार्डन सत्ता का प्रतीक था, अब उसे बेचा जा सकता है, क्योंकि जुर्माना वसूलना है। निचली अदालत ने कहा था 100 करोड़ रुपए वसूलने होंगे। जरा इस रिपोर्ट को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए सत्ता कहां से कहां धराशायी होती है। यह पोएस गार्डन है, बीते 3 दशक से सत्ता का प्रतीक पोएस गार्डन। जयललिता के जीवित रहते जिसने भी पोएस गार्डन के भीतर कदम रखे उसे सत्ता के करीब माना गया। ताकतवर,
माना गया, लेकिन सत्ता की ताकत समेटे अब पोएस गार्डन क्या बिक जाएगा? ये सवाल बड़ा हो चला है, क्योंकि मौत के बाद जयललिता के खिलाफ हर मुकदमा तो खत्म हो गया, लेकिन शशिकला दोषी साबित हुई और जेल पहुंची तो हर किसी की नजर अब पोएस गार्डन पर है। और माना जा रहा है कि अदालत ने आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में जब शशिकला को दोषी ठहराया है तो उस दायरे में जयललिता की संपत्ति भी आ गई, क्योंकि निचली अदालत ने जब शशिकला जयललिता को दोषी ठहराया था तब 100 करोड़ का जुर्माना भी ठोका था। यानी आय से अधिक संपत्ति के मामले में जयललिता तो अदालती कार्रवाई से आजाद है, मगर उनकी संपत्ति अभी भी कानूनी प्रक्रिया के दायरे में है। ऐसे में पोएस गार्डन बेचकर 100 करोड़ का जुर्माना वसूला जाएगा और माना जा रहा है कि जयललिता पर लगाए गए निचली अदालत के जुर्माना वसूलने के लिए पोएस गार्डन की नीलामी की जाए, बाकी संपत्तियों की भी बोली लगाई जाए। और अगर ऐसा होता है तो तमिलनाडु की सत्ता का प्रतीक बन चुके पोएस गार्डन की राजनीति भी थम जाएगी और शशिकला को मात देने के लिए पन्नीरसेल्वम ने पोएस गार्डन के राष्ट्रीयकरण करने के लिए इससे पहले हस्ताक्षर अभियान भी छेड़ा हुआ। तो वाकई क्या पोएस गार्डन पे किसी दूसरे का कब्जा हो जाएगा, सियासत से दूर हो जाएगा? लगता तो नहीं है, लेकिन जिक्र सच का हो रहा है तो एक सच यह भी समझने की कोशिश कीजिए, क्या चुनाव के वक्त जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं उसके पीछे का सच कुछ और होता है? मसलन रिपोर्ट ही देखिए। 750 करोड़ रुपया दिल्ली में हमने निकाल के रखा हुआ है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की सरकार उसको लेने में इंटरेस्ट नहीं है, गरीबों का नाम लिखने के उसको रुचि नहीं है। तो सवाल तो सही है कि केंद्र ने पैसा दिया तो अखिलेश सरकार ने खर्च क्यों नहीं किया, और पैसे की कमी का वो रोना रोती क्यों है? तो जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी का दावा सही, लेकिन सवाल ये क्या वाकई ये दावा सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही टिकेगा? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के अपने कई मंत्रालय बजट आवंटन की पूरी राशि खर्च नहीं कर पाते। आलम तो यह है कि साल 2016-17 के दिसंबर तक रेल मंत्रालय अपने बजट आवंटन का सिर्फ 44% खर्च कर पाया था। कौशल विकास मंत्रालय और उद्यमिता मंत्रालय सिर्फ 51% खर्च कर पाया। गैर परंपरागत मंत्रालय 55% और ऊर्जा मंत्रालय 56% रकम ही खर्च कर पाया। और फिर केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास, गंगा संरक्षण मंत्रालय भी आधी रकम भी खर्च नहीं कर पाया। यानी बजट आवंटन खर्च कर पाने की हालत सबकी खराब है। और ऐसा नहीं है कि राज्य सरकारों में सिर्फ अखिलेश सरकार का हाल खराब है, राजस्थान का ही हाल देख लीजिए। 2015-16 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए राजस्थान सरकार को केंद्र से 814 करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन खर्च हुए सिर्फ 410 करोड़ रुपए। और इसी तरह नेशनल हेल्थ मिशन के लिए मिले 2392 करोड़ रुपए, लेकिन खर्च हुए सिर्फ 1799 करोड़ रुपए। और मनरेगा के लिए मिले 4000 करोड़ रुपए और खर्च हुए सिर्फ 3448 करोड़ रुपए। और सवाल इतना भर भी नहीं है, दरअसल मुश्किल तो यह है कि केंद्र से जो पैसा अप्रैल मई तक चला जाना चाहिए वह भी राज्यों के पास बीते बरस सितंबर अक्टूबर तक पहुंचा, वहां भी खर्च रुका हुआ है। और कमोवेश हर राज्य की अगर ऐसी हालत और ऐसी योजनाओं की लंबी फेरिस्त है तो ऐसे में सरकारों से इतर सांसदों का सच भी समझ लीजिए, क्योंकि देश के तकरीबन 90% सांसद अपनी सांसद निधि के 5 करोड़ की रकम खर्च तक नहीं कर पाते। अलबत्ता उनकी मांग है अब रकम 25 करोड़ कर दी जाए। केंद्र एक तरफ कहता है कि राज्य केंद्र से मिलने वाले विकास के पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ गैर बीजेपी मुख्यमंत्री खुले तौर पर और बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्री दबे तौर पर इस बात को कहते हैं कि केंद्र से मिलने वाले विकास की राशि में कटौती हो रही है। सवाल उठता है, क्या विकास की योजनाओं पर इस तरह से राजनीति होनी चाहिए?